अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है कि एबीजीज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। ये अक्सर इमरजेंसी डिपार्टमेंट और आईसीयूज़ में यूज़ होती है। इसे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है और उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। आप सबको इसकी इम्पोर्टेंस का पता है। आज हम इसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और कौन से इजी स्टेप्स हैं जिससे हम एबीजीज़ को आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। ये वीडियो नर्सिंग स्टाफ, न्यूली ग्रेजुएटेड डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और इवन पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। मैंने अक्सर डॉक्टर्स को देखा है कि उन्होंने एबीजीज़ को बिल्कुल रट्टा लगाया होता है और उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसा कि उन्होंने याद किया हुआ होता है कि अगर पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड की डायरेक्शन अपोजिट है तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी और कोई मसला ना हो एबीजीज़ की इंटरप्रिटेशन के वक्त। अब हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एबीजीज़ में हम दो सिस्टम्स की बात करते हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है और एक मेटाबॉलिक सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से मतलब है कि हम लंग्स की बात कर रहे हैं और लंग्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं विद द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। या तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा सकते हैं या लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम कर सकते हैं लंग्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक मटेरियल है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में एक्यूमुलेटेड होगा उतना एसिडिटी होगी और उतना पीएच जो है वो उसका लो होगा। जो दूसरा सिस्टम है वो है किडनीज़। किडनीज एसोसिएटेड हैं बाइकार्बोनेट आयन से। बाइकार्बोनेट आयन एक अल्कलाइन मैटर है और जितना ज़्यादा बाइकार्बोनेट बॉडी में होगा उतना वो पीएच को ज़्यादा करेगा। तो अभी तक हमने ये बात समझी है कि अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो एक एसिडिक मटेरियल जो है वो ज़्यादा है और उससे पीएच जो है वो फॉल करेगी। और इसी तरह जितना ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन बॉडी में है उससे पीएच जो है वो इंक्रीज़ होगी। अच्छा, जो लंग्स हैं उससे हम जानते हैं कि हम उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसी तरह जो किडनीज़ हैं उसका वो उस मेटाबॉलिक के इक्विवेलेंट है। अब हम जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस कहें तो इसका मतलब है कि हमें समझ जाना चाहिए कि हम लंग्स की बात कर रहे हैं और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस है तो इट मीन्स कि हम किडनीज़ की बात कर रहे हैं। अब हम उन स्टेप्स की बात करेंगे जिन पे अमल करके हम एबीजीज़ को इंटरप्रेट करेंगे। अब जो स्टेप 1 है, आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। अभी हम कॉम्प्लेक्स हमेशा एबीजीज़ का यही टेक्निक है कि आपने सिंपल करके एबीजीज़ को समझना और पढ़ना है। स्टेप 1 में हमने ये डिसाइड करना है कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है? हम पीएच को देखेंगे। Normal pH is between 7.35 and 7.45. अगर लेस देन 7.35 है तो इट इज़ एसिडोसिस और अगर मोर देन 7.45 है तो इट इज़ अल्कलोसिस। तो स्टेप 1 में हमने क्या डिसाइड करना है कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। और हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम पीएच को देखेंगे। पीएच अगर 7.35 से कम है तो इट इज़ एसिडोसिस और अगर 7.45 है उससे ज़्यादा है तो इट मीन्स के अल्कलोसिस है। अब स्टेप 2 से हमने ये डिसाइड करना है कि जो स्टेप 1 से एसिडोसिस या अल्कलोसिस हमने डिसाइड किया था वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को एसिडोसिस है तो इसके अब दो ऑप्शंस हैं। एसिडोसिस कैसे हो सकता है? जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हमारे पास दो एलिमेंट है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक बाइकार्ब है। अब अगर पेशेंट को एसिडोसिस है तो एक ये ऑप्शन हो सकता है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जो हैं वो ज़्यादा हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक एसिडिक मटेरियल है
तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में एक्यूमुलेटेड होगा तो पेशेंट को एसिडोसिस होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि बॉडी में बाइकार्ब के जो लेवल हैं वो लो हैं। बाइकार्बोनेट एक अल्कलाइन मैटर है और जब बाइकार्बोनेट बॉडी में कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसे एसिडोसिस होगा। तो इसका मतलब है कि एसिडोसिस दो तरीक़ों से हो सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा होगा या बाइकार्बोनेट जो है वो कम होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। और बाइकार्बोनेट किसके साथ है? मेटाबॉलिक के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर स्टेप 1 से हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को अल्कलोसिस है। अल्कलोसिस का मतलब है कि 7.45 से ज़्यादा है पीएच। तो इसके भी दो ऑप्शन हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल लो हैं या बाइकार्बोनेट के लेवल जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है और बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। अब स्टेप 2 के लिए हम एक बार नॉर्मल वैल्यूज़ देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू 35 to 45 है और मीन वैल्यू हम 40 ले लेते हैं। इसी तरह बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है वो 22 to 26 है और मीन वैल्यू है 24। अब स्टेप 2 में हमने डिसाइड करना है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या मेटाबॉलिक? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ को देख के ये डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को कौन सा प्राइमरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक। अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं। pH 7.28, PaCO2 40, बाइकार्बोनेट 18। अभी ये बहुत बेसिक एग्जांपल है। स्टेप 1 में हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस। तो हम किस तरह डिसाइड करेंगे? हम पीएच को देखेंगे। पीएच इस पेशेंट की कितनी है? 7.25। नॉर्मल जो है वो 7.35 to 7.45 है। तो पीएच जो है वो इसकी लो है। लो से मतलब इसकी एसिडिक पीएच है। तो ये क्या हुआ? एसिडोसिस। अब स्टेप 2 में हमने ये देखना है कि ये एसिडोसिस जो है ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। अब इस पेशेंट को एसिडोसिस है। एसिडोसिस की हमने क्या दो ऑप्शंस बताए थे। अब आप ख़ुद सोचें, एसिडोसिस है, क्या हो सकता है? या तो एसिडिक मटेरियल बॉडी में ज़्यादा होगा या अल्कलाइन मैटर जो बॉडी में है वो कम होगा। तो इसी तरह या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो सकती है या बाइकार्बोनेट जो है वो लो हो सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से एसिडोसिस है तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अगर बाइकार्बोनेट के लो होने की वजह से एसिडोसिस है तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और उसकी वजह से एसिडोसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो तलक है वो लंग्स के साथ है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अगर एसिडोसिस लो बाइकार्ब की वजह से है और बाइकार्ब का जो है वो एसोसिएटेड किडनीज के साथ है, मेटाबॉलिक के साथ है, तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब हम अपने केस से देखते हैं कि हमारे केस सिनेरियो में किस वजह से एसिडोसिस है। तो हमारे केस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है? नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 40 है। बाइकार्बोनेट की वैल्यू लो है, हमारे केस में 18 है और नॉर्मल 22 to 26 है। सो डेफिनेटली बाइकार्बोनेट के लेवल जो हैं वो लो हैं और उस वजह से एसिडोसिस है। तो इसका मतलब हुआ ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं। अब ये जो एग्जांपल है उस एग्जांपल से थोड़ी सी मुश्किल है। pH 7.5, कार्बन डाइऑक्साइड 25, बाइकार्बोनेट 17। अब हमने स्टेप 1 में क्या डिसाइड करना है कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। कैसे डिसाइड करेंगे? हम पीएच देखेंगे। पीएच पेशेंट की क्या है? 7.5। तो ये पीएच हाई है, इसका मतलब है अल्कलोसिस है। अब हमने स्टेप 2 में ये डिसाइड करना है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है
या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अब अल्कलोसिस कैसे हो सकता है, या तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा होगा बॉडी में या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो होगा। अब हमारे केस में देखते हैं, बाइकार्बोनेट 17 है, इज़ इट हाई और लो? नॉर्मल वैल्यू 22 to 26 है, तो इसका मतलब है ये लो है। क्या लो बाइकार्बोनेट से अल्कलोसिस हो सकता है? नहीं हो सकता। अब सेकंड ऑप्शन क्या है अल्कलोसिस की? कार्बन डाइऑक्साइड लो हो सकता है। अब हमारे एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है? 25। क्या ये ज़्यादा है, नॉर्मल है या कम है? ये लो है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो स्टेप 1 में हमने अल्कलोसिस डायग्नोज किया है, उसकी वजह लो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमने स्टेप 2 में देखी है। लो कार्बन डाइऑक्साइड का की वजह से अल्कलोसिस का हो जाना, इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। अब हम इसको एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं। स्टेप 1 में हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, और उसके लिए हम पीएच को देखते हैं। स्टेप 2 में हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, और उसके लिए हम इन दोनों की नॉर्मल वैल्यूज़ को देखते हैं और जो पेशेंट में वैल्यूज़ है उससे कंपेयर करते हैं। अब हम स्टेप 3 की बात करेंगे जो कि कंपेंसेशन है। अब ये थोड़ा सा अब कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। स्टेप 1 बिल्कुल बेसिक था, स्टेप 2 उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, स्टेप 3 उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइमरी डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी है, लंग्स है, मतलब कि या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, तो उसको कंपेंसेट किडनीज करेंगी। किडनीज कंपेंसेट कैसे करेंगी? बाइकार्बोनेट के लेवल को या ज़्यादा करेंगी या कम करेंगी। इसी तरह अगर प्राइमरी डिसऑर्डर मेटाबॉलिक है तो उसको कंपेंसेट लंग्स करेंगे। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को या ज़्यादा करेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करेंगे। फॉर एग्जांपल, स्टेप 2 से हमें पता चला है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मेटाबॉलिक से मतलब कि इशू जो है वो किडनीज में है, और इशू किस आयन के साथ है? बाइकार्बोनेट के साथ है। तो इसकी कंपनसेशन कौन करेगा? लंग्स करेगा। कैसे कंपनसेट करेगा? अब देखिए, हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, इसका मतलब है कि बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन कम है। बाइकार्बोनेट एक अल्कलाइन मैटर है। जब बाइकार्बोनेट बॉडी में कम है तो लंग्स क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ आप मेरे बोलने से पहले सोचें। लंग्स क्या करेंगे? लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे, जितना हो सके बॉडी में उसको उससे निकालेंगे बॉडी से, ताकि उसकी कंपनसेशन हो जाए और पीएच जो है वो नॉर्मल की तरफ आए। अब देखिए, हमारी बॉडी में एसिडिक और अल्कलाइन मैटर बैलेंस में होते हैं। अब इस केस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मतलब बाइकार्बोनेट जो है वो लो है, और ये हमारा प्राइमरी डिसऑर्डर है। अब कंपनसेशन कैसे होगी कि बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेगी ताकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल लो हो जाए और ये दोबारा बैलेंस हो जाए। अभी हमें ये समझ आ गई है कि अगर किडनी में मसला है तो उसकी कंपनसेशन लंग्स करेगा, और अगर लंग्स में मसला है तो उसकी कंपनसेशन किडनीज करेगा। लेकिन अब हमने ये देखना है कि क्या कंपनसेशन जो बॉडी कर रही है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। क्या वो कम तो नहीं है या क्या वो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बॉडीज़ में ये जो दोनों सिस्टम है ये परफेक्ट नहीं है। अगर किडनी में इशू है तो ज़रूरी नहीं है कि लंग्स जो है वो परफेक्ट कंपनसेशन करे। फॉर एग्जांपल, जैसे इस केस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कंपनसेट लंग्स करेगा, और अब हम ये देखेंगे कि अप्रोप्रिएट कंपनसेशन हुई है या नहीं। अब यहाँ पे वो चीज़ें आती हैं जिनको आपने बिल्कुल याद करना है, जैसा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हम विंटर्स फार्मूला यूज़ करते हैं। अब देखिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इशू किडनीज़ को है, किडनीज़ को इशू है और बाइकार्बोनेट जो है वो लो है। अब बॉडी कैसे कंपनसेट करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को डिक्रीज़ करेगी। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का मीन वैल्यू 40 है, तो इट विल ऑलवेज बी लेस देन
40 और 35 से कम होगी। लेकिन अब हमने ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जितना एक्सपेक्टेड है उतना ही कम है, कुछ ज़्यादा तो नहीं एक्सपेक्टेड या कम तो नहीं एक्सपेक्टेड। यहाँ पे विंटर्स फार्मूला काम आता है, जो कि एक्सपेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय बाइकार्बोनेट आयन, जो हमारे पास वैल्यू आई है ABGs में, +8 और ±2। अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम विंटर्स फार्मूला यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल इस पेशेंट की ABGs आए हैं 7.30 pH है, कार्बन डाइऑक्साइड 22.5 है और बाइकार्बोनेट 15 है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 में हम क्या डिसाइड करते हैं, आप बताएं, एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। किस तरह हम देखते हैं, pH को देखकर। pH कितनी है, 7.3, विच इज़ लेस देन 7.35। तो इसका मतलब है कि पेशेंट को एसिडोसिस है। अब स्टेप 2, यही एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब हम कैसे बताएंगे ये, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब की वैल्यूज़ देखकर। एसिडोसिस की क्या दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इस वजह से एसिडोसिस है, या बाइकार्बोनेट लो है इस वजह से एसिडोसिस है। हमारी एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 22.5 है जो कि लो है, तो इसका मतलब है कि लो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिडोसिस हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास रूल आउट हो गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है एसिडोसिस का, लो बाइकार्ब। हमारी एग्जांपल में बाइकार्ब 15 है जो कि लो है, तो इट मेक्स सेंस कि लो बाइकार्ब की वजह से एसिडोसिस है। लो बाइकार्ब मीन्स किडनी मीन्स metabolic, so this is definitely a metabolic acidosis। अब हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। स्टेप 2 में हमने डिसाइड कर लिया कि प्राइमरी डिसऑर्डर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। स्टेप 3 में देखेंगे कंपेंसेशन। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ने जितना एक्सपेक्टेड वैल्यू, जितनी एक्सपेक्टेड कंपेंसेशन थी उतनी की है, या ज़्यादा की है या कम की है। विंटर्स फार्मूला, एक्सपेक्टेड PCO2 is equal to 1.5 into bicarb value +8 ±2. So 1.5 multiplied by bicarb की वैल्यू 15 +8 ±2। So 1.5 multiplied by 15 is equal to 22.5. So 22.5 plus 8 is equal to 30.5, ±2 जो करेक्शन फैक्टर है। +-2 मीन्स कि 30.5 में हम अगर -2 करें तो वो हो जाएगा 28.5, और 30.5 में अगर हम +2 करें तो 32.5। तो इस रेंज में कि हमारी एक्सपेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड की कंपनसेशन शुड बी बिटवीन 28.5 to 32.5। एक्सपेक्टेड PCO2 इज़ between 28.5 to 32.5, but in our scenario PCO2 is 22.5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पेशेंट में है वो लो है, जितनी एक्सपेक्टेड थी 28.5 to 32.5 वहाँ उस रेंज में नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सपेक्टेड PCO2 थी 28.5 to 32.5, लेकिन हमारे पेशेंट में PCO2 22.5 है। इसका मतलब है कि पेशेंट ने एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल की है। सो दिस इज़ अ मिक्स्ड डिसऑर्डर। अब आपको पता चला होगा कि कंपेंसेशन निकालना कितना इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ ये देख लेना कि हाँ ये कंपेंसेशन है वो इनफ नहीं होता, आपने कंपेंसेशन के लिए फार्मूला लगाना होता है। फार्मूला लगा के आप ये देखते हो कि ये कंपेंसेशन नॉर्मल है, एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, या ये एक मिक्स्ड डिसऑर्डर है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा है कि पेशेंट को मिक्स्ड डिसऑर्डर है। ये टेबल कंपेंसेशन के लिए है, मतलब कि जिस सिस्टम का डिसऑर्डर है
उसके अकॉर्डिंगली जो दूसरा सिस्टम है वो कितनी कंपनसेशन उसको करनी चाहिए। ये जो फार्मूलाज हैं ये बिल्कुल याद करने के लिए हैं। इनमें से एक अभी हमने अप्लाई किया विंटर्स फार्मूला। आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे। मैं मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आपके सामने आऊँगा, जिसमें हम इसी तरह स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 यूज़ करेंगे और उससे हम ये डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को प्राइमरी डिसऑर्डर कौन सा है, कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। उसके बाद पेशेंट को वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो कंपनसेशन हुई है वो एडिक्वेट हुई है या नहीं हुई। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जब आपके ये स्टेप 1, 2 और 3 बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद हम स्टेप 4 और स्टेप 5 पे जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।